विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के BA पाठ तृतीय के आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे विवेचन करूंगा उन परिस्थितियों के बारे में, उन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल और परिप्रेक्ष्य के बारे में जिसके चलते कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा के स्थान पर एक उग्रपंथी विचारधारा, जिसे कि गरम दल के नाम से जानते हैं, जो भारतीय राजनीति में कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों, एक ऐसा ग्रुप जिससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेताओं में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे काफ़ी लोग इसके अंदर शामिल थे। तो आइए विद्यार्थियों, हम इन परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद घोष ने अपनी लेखों की एक विशाल श्रृंखला में, जो कि उन्होंने 1903 और 4 के बीच में छपवाए थे, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो श्रमिक वर्ग से दूर है, यह अराष्ट्रवादी है और पूरी तरीके से अपने उद्देश्यों को पाने में असफल रही। इसने तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरानों को प्रसन्न करने के भय से केवल प्रार्थना पत्र और ज्ञापन देने की नीति को अंगीकार किया। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर एक ऐसे वर्ग का उदय होता जा रहा था जो उदारवादी विचारधारा के व्यक्तियों की प्रार्थना पत्र और ज्ञापन देने की नीति से अप्रसन्न था। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण रूप से आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से बुनियादी तथ्य हैं जो कि कांग्रेस में गर्मपंथी विचारधारा को पनपने के लिए वातावरण दे रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला विचार यह है कि अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक तरीके से समझ पाने में कामयाब होना। विद्यार्थियों, आरंभिक दौर में कांग्रेस के नेताओं ने, जिनमें दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी और इससे जुड़े हुए कई अन्य लोग थे, इन लोगों ने और विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों के माध्यम से, अपने आलेखों के माध्यम से अथक परिश्रम और शोध करके भारतीय जनमानस को यह अच्छी तरीके से आंकड़ों के द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि भारत की दरिद्रता का मूल कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ है। और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश आर्थिक तंत्र भारत को केवल एक जरिए के रूप में देखता है, अपनी आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के रूप में। और स्वयं जॉन सुलिवान ने दादा भाई नौरोजी की विचारधारा की पुष्टि करते हुए बताया और कहा कि ब्रिटिश आर्थिक तंत्र एक स्पंज की भांति था, स्पंज की भांति है, जो गंगा किनारे के उपजाऊ वस्तुओं को सोख कर इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। इसके अलावा प्रोफेसर RC दत्त और GB जोशी ने भी अंग्रेजी भूमिकर व्याख्या का ठीक ठीक से मूल्यांकन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार ब्रिटिश सरकार की इंडियन सिविल सर्विसेज में जहाँ तक भारतीयों को नियोजन की नीति थी, वह भेदभाव भरी थी। तो कहने का मतलब यह है कि इन इतिहासकारों ने अपने लेखों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रकृति को अच्छी तरीके से जनमानस के सामने जाहिर कर दिया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानडे की एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनप्रेसिपिटेस रूल इंडिया और RC दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सभी ने भारत में अंग्रेजों के आर्थिक तंत्र को समझने में और जनमानस तक इस बात को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों, ब्रिटिश आर्थिक तंत्र एक प्रकार से वातावरण तैयार कर रहा था भारत में गर्मपंथी विचारधारा के उदय का, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचता है तो इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं का यह मानना था कि केवल प्रार्थना पत्र देने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसके लिए खुलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी
और स्वराज्य की जो उन्होंने बात कही। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, याद रखें कि 1896-97 और 1899 और 1900 के बीच में जो अकाल पड़े और जो महाराष्ट्र का प्लेग था, उसमें लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। सरकारी सहायता बहुत कम थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार सरकारी अधिकारी कठोर थे, भ्रष्ट थे और सहायक के स्थान पर वे हानिकारक ज़्यादा थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है। दक्कन में दंगे हो गए। सरकार ने लोकमत और दंगों को दबाने की कोशिश की। 1903 के अपने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण से बोलते हुए लालमोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्लेख किया कि एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर एक बड़े भारी समारोह को मनाना, जिसमें आतिशबाजी और भव्य दृश्यों पर रुपया खर्च किया गया, एक ऐसे दौर में जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, तो इस प्रकार से 1902 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना एक हृदयहीनता से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। इसकी तुलना की जा सकती है जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, ब्रिटिश आर्थिक शोषण तंत्र एक प्रकार से भारत में उग्र राष्ट्रवाद या कांग्रेस के गर्मपंथी दल के विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हमें इस प्रकार का वातावरण देखने को मिल रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग, और विशेष रूप से कांग्रेस का तरुण दल, कांग्रेस का नया युवा उग्रवादी दल, गर्मपंथी विचारधारा वाला दल एक प्रकार से प्रभावित हो रहा है इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से। और हम देख रहे हैं कि न केवल भारत में बल्कि कई अंग्रेजी उपनिवेशों में, जब हम देख रहे हैं कि विशेष कर जहाँ दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका में भी अंग्रेज विरोधी भावनाएं पनप रही है। इसके अलावा मिस्र, ईरान, तुर्की और रूस में भी राष्ट्रवादी आंदोलनों का विकास हो रहा है। इथोपिया द्वारा इटली को हराया जाना 1896 में, और जापान जैसे छोटे से राष्ट्र द्वारा 1905 में रूस को हराया जाना। तो ये ऐसी घटनाएं थी विद्यार्थियों, जिसके कारण यूरोपीय ताकतों की अजेयता का भ्रम टूट गया, जिसके कारण शोषितों को, उपनिवेशों की जनता को ये लगा कि जब सभी लोग कोशिश कर सकते, तो हम कर सकते, तो हम भी कर सकते। तो ये सारी घटनाएं भारतीय जनमानस के ऊपर तेजी से काम कर रही थी और उद्वेलित कर रही थी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को। तो कांग्रेस में भी गर्मपंथी दल का उदय इन घटनाओं से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ और कारण बना। इसी प्रकार लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ भी विद्यार्थियों एक प्रकार से कांग्रेस के गर्मपंथी दल के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, उग्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारण करी। लॉर्ड कर्जन ने भारत में 7 वर्ष तक का शासन किया, एक ऐसा शासन जो प्रसिद्ध था शिष्टमंडल के लिए, भूलों के लिए और आयोगों के लिए प्रसिद्ध था, और जिसकी भारतीय जनमानस पर काफ़ी गहरी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने विद्यार्थियों भारत को कभी भी एक राष्ट्र नहीं माना और कांग्रेस के सभी कार्यों को केवल मन के उद्गार निकालना बताया। उनका ये कहना था कि कांग्रेसी प्रतिनिधि साल में एक बार इकट्ठे होते हैं और अपने मन के उद्गारों को निकालकर चले जाते हैं। उनकी दृष्टि में, कर्जन की दृष्टि में भारतीय चरित्र का मूल्य बहुत कम था। वह भारतीयों को झूठे और मक्कार मानता था और उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए कहा कि सत्य का मान पश्चिम में अधिक था और पूर्व में ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है। कर्जन के बहुत सारे अधिनियमों में जातीय श्रेष्ठता की भावना झलकती है। उसका 1902 का दिल्ली दरबार उस दौर में और भी ज़्यादा खरा जब पूरे देश में अकाल की स्थिति काफ़ी रूप से गंभीर थी। और कर्जन का सबसे घृणित कार्य था बंगाल को 2 भागों में, अर्थात पूर्वी बंगाल और आसाम में बांटना था, जो काम 1905 में किया गया।
यह काम बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध को नज़रअंदाज करके किया गया। इससे ये सिद्ध हो गया कि करजन और लंदन स्थित गृह सरकार भारत के लोकमत को किस प्रकार से दरकिनार कर देते थे। स्पष्ट है कि बंटवारा धर्म के नाम पर किया गया, हिंदुओं और मुसलमानों में विद्वेष के नाम पर किया गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि याचना और प्रतिरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, और परिणाम था कांग्रेस में एक नवीन, शक्तिशाली और ऊर्जा से युक्त गर्मपंथी विचारधारा के उदय का समय, जिसको लाला लाजपत राय ने अपने उग्र भाषणों के द्वारा और तिलक ने अपनी सशक्त नीति के द्वारा आगे बढ़ाया। और तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने केसरी और मराठा में ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ उग्र लेख लिखे और कई वर्षों से बंद पड़े शिवाजी महोत्सव को उन्होंने पुनः चालू करवाया। तिलक को उनके उग्र लेखों और भाषणों के कारण सजा भी हुई, लेकिन वे उससे घबराए नहीं और जेल में रहते हुए उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की उन कारणों के बारे में जिसके चलते हुए भारत में गर्मपंथी विचारधारा का उदय हुआ। आगे की कक्षा में विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जिसमें आपको बताऊंगा कि इन गर्मपंथी विचारधारा के लोगों की कार्य प्रणाली किस प्रकार से थी और कांग्रेस का यह उग्रवादी दल या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप किस प्रकार के कार्यक्रमों के आधार पर संचालित होता था। जय भारत, जय हिंद।